नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा रहे हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीपीसीएस एग्जाम दें, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी की दे, चाहे बीपीएससी दे, चाहे लोअर दे, चाहे पुलिस दरोगा कुछ भी दे, चाहे हाईकोर्ट आर दे एग्जाम, उसमें 2 से 4 क्वेश्चन आपके पर्यावरण के प्रश्न आ जाते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण पारिस्थितिकी के हम एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जो श्रृंखला में क्या 400 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपको कराए जाएंगे विथ व्याख्या के साथ। आपको ऑप्शन आएगा, आपको ट्रिक देकर बताना है क्या सही है क्या गलत है। उसी क्रम में आज हम 120 से लेकर 154 तक प्रश्न आपको क्या है मैं कराऊंगा। और उसका ध्येय ये है कि आप लोग क्वेश्चन को देखिए, और वो क्वेश्चन ऐसे है कि विभिन्न आयोगों से आयोजित हुए जो एग्जाम है, उन सारे एग्जामों का निचोड़ एक में आया, जितने भी पर्यावरण के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और श्रृंखला का 120वां प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है। कल का एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया था, अब उसी का ये 20वां क्वेश्चन है। अब इसको बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-20 के लिए दशक निर्देशित किया था। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। प्राकृतिक आपदा दशक, ऑप्शन बी है कि जैव विविधता दशक, ऑप्शन सी है कि जलवायु परिवर्तन दशक, और ऑप्शन डी है कि पर्यावरण दशक। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। 120 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइएगा, आपकी स्क्रीन पे है। मैं इंतजार कर रहा हूं, देखता हूं सबसे पहले किसकी जवाब आते हैं। देखता हूं किसका सबसे पहले जवाब आता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला होगा, जैव विविधता पर्यावरण दशक जो होगा, इसका क्या है सही आंसर होगा 120 का। अगला प्रश्न है आपका 121 नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन, ध्यान रखिएगा, भारत का नेशनल सेंटर फॉर मरीन ड्राइव सिटी किस शहर में स्थित है। मरीन ड्राइव सिटी किस शहर में स्थित है भारत में, ये पूछा है। ऑप्शन ए है कि भावनगर, ऑप्शन बी है कि जामनगर, ऑप्शन सी कि मुंबई, और ऑप्शन डी है कि पुदुचेरी में। तो बताइएगा भारत का पहला नेशनल फॉर मरीन ड्राइव किस शहर में स्थित है। बताइएगा किस शहर में स्थित है, भावनगर, जामनगर, मुंबई और पुदुचेरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जामनगर। क्या जामनगर में आपका मरीन ड्राइव शहर क्या है स्थित है, जो गुजरात में पड़ता है। जो कहां पड़ता है, जो गुजरात में है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 122 नंबर कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन बी है कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, ऑप्शन सी है कि शंकुधारी वनों में, और ऑप्शन डी है कि उत्तर ध्रुवीय वनों में। बताइए कि जैव विविधता कहां पाई जाती है। ऐसा क्षेत्र जहां पे वर्षा ज्यादा होता हो, जहां पे वर्षा ज्यादा होता हो, वहां पे ज्यादा मात्रा में जैव विविधता पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर वर्षा होने के कारण हरे पेड़ पौधे जीव जंतु सघन माध्यम में होते हैं, विभिन्न प्रकार से होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो कैसे क्षेत्र होते हैं, किस, ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों, ऑप्शन बी कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, ऑप्शन सी है कि शंकुधारी वनों में, और ऑप्शन डी है कि उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, जिस क्षेत्र में वर्षा सबसे ज्यादा होता है, वहां पे विविधताएं होती, वहां पेड़ पौधे जीव जंतु का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए सबसे ज्यादा वहां पे जैव विविधता पाई मिलती है। तो वह क्षेत्र कौन सा हो जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इन ट्रॉपिकल रेनफॉल फॉरेस्ट होती है जो ये पाया जाता है। अगले में बात करता हूं, अगला है 123 नंबर का, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किस प्रजाति विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है। बताइएगा कौन सा सापेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन ए कि गहरे समुद्र में, ऑप्शन बी है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन सी है कि कोरल रीफ में, और ऑप्शन डी है कि मरुस्थल में। प्रश्न पूछ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में
किसमें प्रजातियों की विविधता सापेक्षता काफी अधिक पाई जाती है, अर्थात किस क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रजाति की विविधता है सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका आसान प्रश्न है, अभी मैं बताया हूं कि आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखेंगे वहां पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124 नंबर का प्रश्न पढ़िए कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। कि भारत में वो कौन सा क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कि पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है कि पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है कि थार का रेगिस्तान और ऑप्शन डी की बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता संतृप्त किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है। आप कहेंगे कि सर ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा क्या है, जैव विविधता पाया जाता है। कारण क्या है, कारण ये है कि पश्चिमी घाट, देखिए इधर वाला जो क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, इधर वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। वर्षा होने के यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। जंगलों में आपको हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु क्या है सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। इसी को कहा जाता है पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न 125 नंबर का प्रश्न है। 125 नंबर के प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का काम करिए, क्या है इसका सही आंसर। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, हॉट स्पॉट माना जाता है। और मैंने बताया था कि भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं। कितने, 4 हॉट स्पॉट हैं। कितने, 4 हॉट स्पॉट है। और 4 हॉट स्पॉट में से पूछा है कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी गंगा का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन सी मध्य भारत और ऑप्शन डी की इनमें से कोई नहीं। तो हॉट स्पॉट जो होता है 4 में से आपको एक हॉट स्पॉट देखने को मिलता है, कौन, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर मैं बात करूं चारों का, तो पहला जो है पश्चिमी घाट, दूसरा आपको भारत या इसको कह देते इंडो बर्मा क्षेत्र, भारत इंडो बर्मा क्षेत्र। चौथा आपका है अंडमान निकोबार द्वीप या इसी को शुंडा कहा जाता है, शुंडा। और तीसरा है, चौथा आपको देखेंगे तो पूर्वी घाट जो है ये आपका कहा था हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो ये 4 हॉट स्पॉट हैं। अगला है 126 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। 126 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। 126 नंबर का प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। कौन सा क्षेत्र जैविक हॉटस्पॉट, जैव विविधता के क्षेत्र में पहचाना जाता है। ऑप्शन ए कि सुंदरबन, ऑप्शन बी कि पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है कि मानस और ऑप्शन डी की चेरापूंजी। तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन सी है कि पश्चिमी घाट और ऑप्शन सी है कि मानस और ऑप्शन डी की चेरापूंजी। ये बहुत आसान प्रश्न है क्योंकि इससे प्रश्नों की संख्या क्या है आपको देखने को पता चल जाएगा कि लेवल क्या है। बार बार प्रश्न क्या है, ये हॉट स्पॉट से प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या करें, बार बार रिपीट हो जा रहा है। तो आप पश्चिमी घाट को याद करेंगे। 4 हॉट स्पॉटों में से जो है जैव विविधता के हॉट स्पॉट की दृष्टि से किसको जाना जाता है, पश्चिमी घाट को जाना जाता है। 127 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न श्रृंखला बहुत आसान है कि पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन कौन से। ऑप्शन ए कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है कि विंध्य पर्वत और पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है कि पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, और ऑप्शन डी एक शिवालिक श्रृंखला और पूर्वी घाट। तो बताइएगा कौन सा भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। 127 नंबर का बताइएगा, 127 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले इसका कौन बताता है कि 127 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत शानदार है और शानदार के साथ साथ आपकी आईक्यू लेवल भी चेक किया जा रहा है। 127 में बताइए कौन सा आंसर होगा।
127 में बताइए कौन सा आंसर होगा। तो 127 में भारत के संदर्भ में पाए जाने वाले जो हॉट स्पॉट है वो आपको पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट होते हैं। कौन? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है आपके हॉट स्पॉट माने जाते हैं। ये इसका सही आंसर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दिया, लेकिन पूर्वी घाट नहीं होता, पूर्वी हिमालय है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका ये सही है। अगला है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एक निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत और ऑप्शन डी है कि पश्चिमी घाट। तो बताइएगा हॉट स्पॉट यानी बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है हिमालय, विंध्य, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट कौन नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा विंध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंध्य हो जाएगा। जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील, ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल पूर्वी हिमालय, दूसरा है पूर्वी घाट और तीसरा है पश्चिमी घाट और चौथा है पश्चिमी हिमालय में कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन ए है कि केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4 और ऑप्शन डी है कि 3 और 4। तो बताइए जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन क्या है? सही है। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है आपका ये क्या है? सही है। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये सही है, इसलिए आपका ऑप्शन बनेगा 1 और 3। ये सूची देखता, सूची को क्या है? मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट आपका क्या है? हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। 130 नंबर का प्रश्न है कि जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? अर्थात जैव विविधता को समाप्त करने का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन सी की वनों का नाश और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। जैव विविधता को नाश करने का जो मुख्य कारण है, आप देखेंगे तो आपको तीनों ऑप्शन सही लगेंगे कि जीवों को प्राकृतिक आवास की कमी, बिल्कुल कमी हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इतने आप दूषित कर रहे हैं, और वनों को क्या कह रहा है? काटा जा रहा है, जिससे वनों की समाप्ति भी हो रही है। तो उपयुक्त में से जो सभी हो गए यही हमारे जैव विविधता को नाश करने का कारण बनते हैं। नाश करने का क्या कारण बनते हैं? ऑल ऑफ द एबव होगा कि सारे ये चीज जो हैं हमारे पर्यावरण को दूषित पहुंचाते हैं। 131 नंबर का प्रश्न है जैव विविधता के ह्रास, देखिए ह्रास लिखा है तो इसको ह्रास पढ़िएगा। जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण है, अर्थात जैव विविधता को कम करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है कि आवासीय प्रदूषण, ऑप्शन बी कि विदेशज प्रजातियों का समावेशन, ऑप्शन सी अत्यधिक दोहन और ऑप्शन डी कि प्राकृतिक अधिवासों का विनाश। बताइएगा कौन सा हमारे जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? आवासीय प्रदूषण कि विदेशज प्रजातियों का समावेशन, सी अत्यधिक दोहन कि प्राकृतिक अधिवास का विनाश। इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? मैं इंतजार कर रहा हूं किसका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा, फ्राक से राकेश रोशन जल्दी जो है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्राकृतिक अधिवास का विनाश। जो हमारे नेचर ने प्राकृतिक ने दिया था हमें, उनको क्षति पहुंचाना, उनको आवासीय यानी घरों को समाप्त कर देने से हमारे जैव विविधता को ह्रास का मुख्य कारण देखने को मिलता है, यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है? समाप्त होती जा रही है। अगला है 132 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम दिया? ऑप्शन ए जोडम, ऑप्शन बी टैंसले, ऑप्शन बी है क्लेमेंट्स, ऑप्शन डी है कि न्यूटन। तो बताइएगा इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले कौन दिया था? इकोसिस्टम शब्द को देने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बताइएगा। ऑप्शन ए कि जोडम, ऑप्शन बी कि टंसले, ऑप्शन सी क्लेमेंट्स, ऑप्शन डी है कि न्यूटन। तो ये शब्द किसने दिया था? इकोसिस्टम किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? चलिए बताइएगा।
तो आपको इकोसिस्टम शब्द देने का काम कौन किया थे? तो ये आपके ट्रांसले साहब जो थे, इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम का शब्द इन्होंने दिया था। अगला है 133 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि जैव विविधता का अधिकतम संकट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को किससे दिक्कत है, किससे दिक्कत होता है, किससे संकट होता है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन बी है कि अनुरूपित कृषि क्रियाओं से, ऑप्शन सी है कि जलवायु परिवर्तन से, और ऑप्शन डी है कि जल प्रदूषण से। बताइएगा जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? अगर हमारी जैव विविधता को कोई दिक्कत आ रही है तो उसका मुख्य कारण क्या है? 133 नंबर का 133 नंबर का प्रश्न बताइए कौन है? तो 133 नंबर का सही है। तो हमारे जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? तो किससे संकट है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से है, जो हमारे प्राकृतिक को क्या करते हैं, नेचर को दिक्कत करते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 134 का निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र को जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए कि पारिस्थितिकी तंत्र की उपलब्ध उत्पादकता, ऑप्शन बी कि मध्य व्यवधान, ऑप्शन सी कि पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, और ऑप्शन डी कि पोषक स्तरों में कम संख्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 134 का 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग 134 का आंसर क्या हो जाएगा? आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, पोषक, जो पोषण स्तर में जो कमी संख्या है यही उसका उत्तरदायी नहीं होता है, इसकी बढ़ोतरी में बाकी सब होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 135 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? महत्वपूर्ण रणनीति है, किससे हम अपने किस प्लान से जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं? ऑप्शन ए है कि जैव मंडल को रिजर्व करना, ऑप्शन बी है कि वनस्पति उद्यान लगाना, ऑप्शन सी है कि राष्ट्रीय पार्क, और ऑप्शन डी है कि जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो हम अपने जैव विविधता को कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, कैसे बता सकते हैं? तो हम अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या करते हैं? तो भारत सरकार बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बचाने के लिए एक मुहिम चलाती है, वो चलाती है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि हम लोग अपने को जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जैव मंडल रिजर्व करते हैं और बताते हैं कि इस क्षेत्र में जो जैव मंडल है उधर अति आवश्यक चीज़ों को नहीं जाने दिया जाता। पेड़ की कटाई, शिकार, सारे चीज़ों पर क्या कर दिया जाता है? रोक लगा दिया जाता है। उसकी सुरक्षा का व्यवस्था सरकार करती है, इसलिए जैव मंडल रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। अगला 136 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शोवासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, इन सीटू का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन बी की वनस्पति बाग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी पवित्र उपवन। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन शोवासन यानी इन सीटू संरक्षण का रणनीति नहीं है या उदाहरण नहीं है? ये कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? 136 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही आंसर है, इसका 136 का सही आंसर जैव मंडल रिजर्व जो है यही इसका क्या है? सही आंसर है। इसका ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। 137 का क्रायो बैंक XC2, ध्यान दीजिए वो 3 प्रश्न पूछा है। क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? ऑप्शन ए कि नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी की मिथेन। बताइएगा क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? इसका सही आंसर बताइएगा। 37 का सही आंसर देखते हैं किसका सही हो रहा है। 37 का सही आंसर देखते हैं किसका सही हो रहा है। तो कौन सा समानता गैस का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा
नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। ऑप्शन ए कि सागरीय प्रदूषण, ऑप्शन बी कि सागरों की लवणता में वृद्धि, ऑप्शन सी है कि जल की तापमान में वृद्धि, और ऑप्शन डी है कि महामारी फैलना। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 138 का 138 का क्या हो जाएगा? तो जब कई इसके कारण होते हैं, कई इसके कारण होते हैं, और पहला कारण देखा जाएगा तो जब जल का तापमान में वृद्धि होती है, जब जल के तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो जो मूंग होते हैं, जो प्रवाल होते हैं, वो मरने लगते हैं। गर्मी बढ़ता है तो जल का तापमान क्या है? बढ़ने लगता है, और जब जल का तापमान जब बढ़ता है तो वहां पे जो मूंगे होती हैं, जो कोरल वो कोरल होते हैं या प्रवाल होते हैं, वो मरने लगते हैं, जिसे हम प्रवाल विरंजक भी कहते हैं। कहा जाता है कि नदियों का पानी दूषित जो है वो समुद्र में जाता है, जिससे पानी वहां दूषित हो जाता है, उससे भी होते हैं। लेकिन जल का तापमान जो है बढ़ने से भी इसकी क्या होती है? प्रभावी होने का कारण है जल के तापमान में वृद्धि। 139 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन से प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं? प्रवाल विरंजक में अर्थात कौन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं? ऑप्शन ए प्रवाल शैलों का खनन, ऑप्शन बी प्रवाल रोगों का फैलना, ऑप्शन सी अवसादों का जमना या जमाव, और ऑप्शन डी वैश्विक उष्मन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 139 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 139 का सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो निम्नलिखित में से क्या परवाल के जैव विरंजक का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? जब प्रवाल में विरंजक होने लगता है, जब प्रवाल समाप्त होने लगते हैं, जब प्रवाल मरने लगते हैं, उसका मुख्य एक कारण पूछा जाएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण जाएगा तो वैश्विक उष्मा, अर्थात समुद्र का जल का क्या होने लगना? तापमान बढ़ने लगता है। जब तापमान बढ़ने लगता है तो प्रवाल भित्तियां क्या होने लगती है? विरंजक होने लगती है, समाप्त होने लगती है, मरने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि जल का की मात्रा में जब समुद्र में गर्मी बढ़ती है तो आप देखते हैं प्रवालों की क्या होने लगती है? कमी होने लगती है, प्रवाल जो है मरने लगते हैं। आइए 140 नंबर का देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न। विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, लिस्टिंग होती है, लिस्टेड होते हैं, किसमें होते हैं? ऑप्शन ए डेट स्टॉक बुक में, ऑप्शन ए बी रेड डाटा बुक में, ऑप्शन सी कि लाइव स्टॉक बुक में, और ऑप्शन डी कि किसी में नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ये बहुत आसान प्रश्न है। ये क्या है? बहुत आसान प्रश्न है। जब कोई जीव जंतु समाप्त होने की कगार पे आता है, समाप्त होने की कगार पे आता है, उसकी सूची बनती है। उस सूची में कहते हैं कि उस सूची को क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। क्या? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में उसकी क्या है? उस बुक में उसका मेंशन कर दिया जाता है कि ये फला व्यक्ति, फला जीव जंतु क्या होने लगता है? समाप्त होने लगता है। जैसे गिद्धों की संख्या लगातार गिरती जा रही है भारत में, तो गिद्धों की संख्या जब भारत में कम होती जा रही है तो उसको रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है? नोट कर दिया जाता है कि ये चीजें यहाँ से क्या होने लग रही है? समाप्त होने लग रही है। तो इसका सही हो जाएगा रेड डाटा बुक, अर्थात विलुप्त होने वाले प्रजातियों का जो सूचीबद्धता होती है, रेड डाटा बुक में उसको क्या किया जाता है? मेंशन कर दिया जाता है। यही इसका सही होगा। अगला प्रश्न 141 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे, रेड डाटा बुक का संबंध है। देखिए फिर वही प्रश्न पूछ दिया, रेड डाटा बुक का संबंध है किससे? जैव विविधता के तथ्यों से, कि विलुप्त संकटग्रस्त जीवों से, कि वृक्षारोपण से, कि अवैध शिकार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही है कि विलुप्त संकटग्रस्त जीवों से है। जो विलुप्त होने वाले जो संकटग्रस्त जीव हैं उनके बारे में सूचना जो है रेड डाटा बुक में लिखी जाती है। 142 नंबर का प्रश्न है कि तो बताइएगा, निम्नलिखित में से भारतीय पक्षियों में से कौन अत्यधिक संकटापन्न किस्म के हैं? तो कौन है? ऑप्शन ए गोल्डन ओरियन, ऑप्शन बी है कि ग्रेट इंडियन बर्ड्स, ऑप्शन सी है कि इंडियन प्लेंटेल पिजियन, और ऑप्शन डी है कि इंडियन सनबर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 142 का बताइएगा। 142 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 142 का सही आंसर है आपका ग्रेट इंडियन बर्ड्स जो है। ये क्या? गौरैया जो आप देखते थे भारत में,
गौरैया जो देखते थे वो क्या है, वो समाप्त होने के कगार पे आ गई है। क्या आ गई है, समाप्त होने के कगार पे आ गई है, वो नहीं देखने को मिलती है। तो उस संकटापन्न में आ जाती है, जिसका सही आंसर जो होगा आपका बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अगले प्रश्न में चलता हूं। अगला प्रश्न 143 नंबर का, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है, माना जा सकता है जब वो प्राकृतिक आवास में नहीं देखा या देखी गई हो। कितने वर्षों बाद, 15 वर्षों में, 25 वर्षों में, 40 वर्षों में, 50 वर्षों में। तो बताइएगा कि किसी प्रजाति को विलुप्त हम कब मानते हैं, जब तक वह नहीं देखा जाता है। कितने वर्षों से नहीं देखा जाता है, ऑप्शन ए कि 15 वर्षों से, ऑप्शन बी 25 वर्षों से, ऑप्शन सी है कि 40 वर्ष से, ऑप्शन डी कि 50 वर्ष से। तो बताइएगा कब से नहीं देखा जाता है, इसका सही आंसर है 50 वर्षों से किसी भी जीव जंतु, किसी भी प्रजाति को हम नहीं देखते हैं पर्यावरण में, तो ये मान लेते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, समाप्त होने वाली है, विलुप्त अवस्था के रूप में जानी जाती है। 44 नंबर का है प्रश्न, कौन सा ड्रग गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, अर्थात गिद्धों की संख्या लगातार भारत में क्या है, कम होती जा रही है, उसके लिए कौन सा ड्रग्स, कौन सी दवा उत्तरदायी है। ऑप्शन ए एरोपिरिन, ऑप्शन बी कि क्लोरीन, ऑप्शन सी है डिक्लोफिनेक सोडियम, और ऑप्शन डी है कि पेनिसिलिन। तो बताइएगा लगातार भारत में गिद्धों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, वो किसके लिए, किस के वजह से कम हो रही है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या है, आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। डिक्लोफिनेक है, डिक्लोफिनेक सोडियम जो है, यही इसका सही आंसर है। कारण क्या है कि जब जीव जंतु की मैं बात करूं, जब गाय भैंस मर जाते हैं, गाय पशुओं में मैं बात करूं, पशुओं में जो ये इंजेक्शन दिया जाता है, ये पशुओं में इंजेक्शन क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। पशु को मर जाने के बाद जब फेंके जाते थे तो गिद्ध उसको क्या करते थे, खाते थे, जिससे गिद्धों के खाने से गिद्धों की संख्या क्या होती है, लगातार कम होने लगी, गिद्ध मरने लगे। तो इसको डिक्लोफिनेक जो सोडियम होता है, यही कारक है कि गिद्धों की संख्या लगातार कम होती जा रही है भारत में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि पशुओं को दिए जाने वाले, देखिए ध्यान दीजिए, पशुओं को दिए जाने वाले दर्द निवारक गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। जो पशुओं को दवा दी जाती थी वो क्या था, उसको पशु तो खाते थे, लेकिन पशु की मृत्यु हो जाने के बाद जब गिद्ध उनको खाते थे, जिससे गिद्धों की संख्या बहुत लगातार कम होने लगी, गिद्ध विलुप्त होने लगे। तो वो कौन सी दवा थी, वही ऑप्शन पूछा है, तो वही है डिक्लोफिनेक है जो ये दवा है, डिक्लोफिनेक जो है, ये दवा से क्या उनकी संख्या लगातार कम होती गई। ऑप्शन 46 का देखिएगा 100, भारत में गिद्धों की कमी का मुख्य कारण क्या है, भारत में लगातार गिद्धों की संख्या कम हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए कि विषाणु संक्रमण, ऑप्शन बी एक जीवाणु संक्रमण, ऑप्शन सी है कि जानवरों को दर्द निवारक देने वाली गोली, की ऑप्शन एस्ट्रोजन इंजेक्शन। तो क्या सही है, इसमें एक जानवरों को दिए जाने वाले जो दर्द निवारक है, वो इसका क्या है, सही आंसर माना जाएगा, और इसका सही आंसर सी फॉर कैट है। ऑप्शन की बात करें 147 प्रश्नों की, तो रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, किससे संबंधित था। ऑप्शन है कि जैव ईंधन के, ऑप्शन बी कि वनों के, ऑप्शन सी के आर्द्र भूमि के, और ऑप्शन डी के शुष्क भूमि के। तो बताइएगा रामसर सम्मेलन जो है किससे संबंधित था, तो रामसर सम्मेलन का संबंध है आर्द्र भूमि से है, आर्द्र भूमि से है। आप लोग कमेंट बार में बताइएगा भारत में कुल कितने आर्द्र भूमियां हैं वर्तमान में। 148 का बताइएगा, 148 का बहुत आसान प्रश्न है कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है कि 2 फरवरी को, ऑप्शन बी है कि 2 अप्रैल को, ऑप्शन सी है कि 2 मई को, और ऑप्शन डी है 2 मार्च को। बताइएगा कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है 148 नंबर का, कि आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो आर्द्रता दिवस का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा आर्द्रता दिवस का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 फरवरी को आर्द्रता दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को आर्द्रता दिवस क्या है, मनाया जाता है। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग इसको देखते रहिएगा। किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन
एक दिया है कि एक चिल्का झील को, दो दिया है लोकटक झील को, तीसरा है केवलादेव को और चौथा है कि बुलर झील को। बताइएगा किसे हम लोग रामसर के अंतर्गत रखते हैं? 149 का बताइएगा किसे रामसर स्थल के अंतर्गत रखते हैं? बताइएगा फटाक से बताइएगा, रामसर के अंतर्गत किसको रखते हैं? तो 149 का सही आंसर बताइएगा कि कौन सा वो स्थान जो है रामसर स्थान के अंतर्गत रखा जाएगा। तो आप कहेंगे चिल्का झील भी है, लोकटक झील भी है, केवलादेव है, बुलर झील भी क्या है, इसलिए इसका क्या है, ऑल सही है, सभी क्या है इसका सही है। 150 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रामसर स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रामसर स्थित है? ऑप्शन ए है कि गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन सी कि सुंदरवन और ऑप्शन डी कि भोज आर्द्र स्थल। तो बताइएगा कि 150 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 150 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे? 150 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि आदर्श स्थल कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी और डी होना चाहिए। आयोग ने सी माना है, आयोग ने क्या है सी माना है, लेकिन सी और डी दोनों होना चाहिए क्योंकि भोज आर्द्र स्थल जो है ए और सुंदरवन दोनों क्या है आपके रामसर स्थल के अंतर्गत आते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 151 नंबर का है कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में किसे आर्द्र भूमि उपयोग हो है? पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि उपयोगी है, किस तरह से उपयोगी है? ऑप्शन ए पोषक पुनर्प्राप्ति हेतु, ऑप्शन बी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, ऑप्शन सी की नदियों की गंदगीकरण कम करने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी 151 का क्या है? 151 का कौन सही होगा? तो आप कहेंगे पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमियों का उपयोग जो है ये तीनों से होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ एबव के रूप में सभी लोग सही मारेंगे। अगला प्रश्न है आपका 152 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न क्या है, बहुत शानदार है, ये तो आप लोग क्या करेंगे दे लेंगे। 152 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए 2003 चेन्नई में, ऑप्शन बी 2003 बेंगलुरु में, ऑप्शन सी 2003 हैदराबाद में और ऑप्शन डी 2003 केरल में। तो भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था आपका 2003 चेन्नई में, इसका मुख्यालय बनाया गया था और इसकी स्थापना वहीं पे किया गया था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक निकेतन, ऑप्शन बी बड़े आकार वाला शरीर, ऑप्शन सी संकुचित निकेतन और ऑप्शन डी है कि आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो 153 का क्या सही होगा? 153 का क्या सही होगा? तो 153 का जो सही होगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फटाक से बताइएगा। 153 का सबसे सही होगा व्यापक निकेतन। क्या है? व्यापक निकेतन, इसका क्या है सही होगा। और नीचे जो है ये आपका सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जो है 154 का है और ये बहुत शार्ट फॉर्म में हो गया 154 का कि विटामिन युक्त सी वर्कथान, विटामिन सी युक्त वर्कथान पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है कि नागालैंड में, ऑप्शन बी है कि लद्दाख में, ऑप्शन सी है कि कोइड कला नाल में और ऑप्शन डी कि पुद्दुचेरी में। तो भारत में विटामिन युक्त वर्कथान जो पौधा है ये कहाँ? वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना,